आइए आप सबका पुनः एक बार स्वागत मैं करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जितनी भी बातें आपसे शेयर की गई होंगी, आपको बताई गई होंगी, वह सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और आगे भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको आपके विषय से संबंधित समुचित मार्गदर्शन आपको मैं प्रदान कर पाऊँ। यह मेरा प्रयास होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आएगा। अब तक का जितना भी प्रयास हुआ है, आप लोगों के व्यूज़ और सब्सक्राइब्स को देख करके लग रहा है कि जो है वह प्रयास सार्थक है। आगे भी आप सब जो है हम सबका हौसला अफजाई करते रहें। आज जिन विषयों पे हमको बात करनी है आपसे, उसमें पैथोजन से संबंधित बात आपसे हो गई थी कि क्या होता है पैथोजन, कौन कौन से पैथोजन होते हैं। अब उन सारे पैथोजन्स के बारे में हमको उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना था, तो क्लासिफिकेशन तो मैंने बताया। फंजाई एक पैथोजन है जैसा कि आपको पता ही है, और उसके क्लासिफिकेशन की बात हम लोगों ने की है। आप लोग देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और आपको प्रश्नों का निदान वहाँ पे मिल जाएगा। आज जो हम बात कर रहे हैं उसी फंजाई से रिलेटेड जो है, पुनः इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे और सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दो चीज़ों पे आज बात करेंगे हम लोग। तो आपको पता ही है कि जो है अब बात ये उठती है कि जनरल कैरेक्टर पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो वास्तव में आपको डिजीज़ तभी पहचान पाएंगे जब आप फंगस को पहचानेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति के बारे में या जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको पहचान पाना मुश्किल है। तो कैरेक्टर्स के ही आधार पे जो है ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाता है, और उन्हीं कैरेक्टर्स को हम कहते हैं जनरल कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए अगर आप मुझे पहचानते हैं तो मेरे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं आपको पता होगा, और उन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पे आप किसी व्यक्ति विशेष को या किसी को भी जान पाते हैं। अदरवाइज़ आपके सामने कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आके आ जाए और अगर आप उसके कैरेक्टर्स के बारे में या उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो वैसे ही फंगस का भी जनरल कैरेक्टर अगर आप नहीं जानेंगे तो फंजाई को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जनरल कैरेक्टर जानना आवश्यक है। फंजाई क्या होती है, कैसी दिखती है, किस तरह की होती है, इस संबंध में हम लोग आज कुछ बात करेंगे आपसे। तो पहले तो देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई एंड फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म काजिंग प्लांट डिजीजेज। आज उन सब के जनरल कैरेक्टर हमको पढ़ने हैं जो डिजीज़ काज करती है। अगर डिजीज़ काज करने वाली फंजाई नहीं है, डिजीज़ काज करती है, उन सबके जनरल कैरेक्टर हमको आज पढ़ लेने हैं। तो आज 1 मिनट होल्ड ऑन आपको करना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं पुनः। जनरल कैरेक्टर से संबंधित बात हम कर रहे थे कि फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म के आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है यहाँ पे फंजाई की। शुरुआत हम करते हैं कि फंजाई होती क्या है। पहले तो यही जानना होगा कि फंजाई होती क्या है। अगर फंजाई आप नहीं जानेंगे, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या है, कैसे है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए फंजाई जो है यूकैरियोटिक सेल्स या स्पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसका ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो फंगस है, वह यूकैरियोटिक टाइप के सेल से बनता है। सेल्स आपको पता है कि 2 तरह के सेल्स होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बनता है, और आपको पता होना चाहिए कि यह जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलर हो सकते हैं, मल्टी सेलर हो सकते हैं। तो सेल का होना आवश्यक है एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए। तो सेल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है प्रोकैरियोट होता है, और एक होता है यूकैरियोट। तो इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स से ये बनता है। और आगे देखिए लिखा हुआ स्पोर बियरिंग ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म। स्पोर बियरिंग का मतलब कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो स्पोर होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोर।
और ये इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि ए क्लोरोफिलस का मतलब हो गया कि विदाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि ये ए क्लोरोफिलस होता है। तो क्लोरोफिल नहीं होने के पीछे कारण क्या है? अगर क्लोरोफिल, किसी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वह अपने फूड की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि वह जो है पैरासाइट या सैप्रोफाइट्स के फॉर्म में रहेगा। तो ए क्लोरोफिलस होने के कारण इसमें स्पष्ट आपको जानकारी ये मिल गई कि ये जो है फंजाई जो होगी वो पैरासिटिक कंडीशन में रहेगी। देखिए, ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म विथ एब्जॉर्बटिव नेचर, यानी कि ये फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि अपने फूड के लिए किसी न किसी दूसरे होस्ट प्लांट पे जो है डिपेंड रहेगा और अपने न्यूट्रिशन को वहाँ से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके प्राप्त करेगा, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है कि दैट जनरली रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एंड हुज सोमैटिक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी आर सराउंडेड बाय सेल वॉल कंटेनिंग काइटिन ग्लूकेंस एज द चलिए स्केलेटल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये देखिए कि क्या क्या बातें होगी कि फंजाई जो होगा उसके पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो स्पोर्स होगा। एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। फूड जो है अपना एब्जॉर्ब करके जो है किसी होस्ट से जो है एब्जॉर्ब करता है और यूकैरियोटिक सेल्स का बना होता है, ठीक है ना। अगर रिप्रोडक्शन की इसके अंदर बात करें तो यह सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से जो है रिप्रोड्यूस करता है और इसका जो सेल वॉल जो होता है वह काइटिन का बना होता है या ग्लूकांस का बना होता है, यानी कि काइटिन का सेल वॉल होगा या ग्लूकांस का बना होगा। काइटिन की सेल वॉल की उपस्थिति जो है इसके अंदर एक पेक्यूलियर कैरेक्टर है जो इसको सभी प्लांट्स से जो है ये अलग करता है। आपको पता ही है कि काइटिन की उपस्थिति जो है मैक्सिमम जो है एनिमल के अंदर जो है उसके स्नेल्स, उसके जो है सेल्स के रूप में, यानी कि उसके जो कवच जो होता है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो काइटिन से होता है। तो काइटिन की उपस्थिति जो है एनिमल्स के अंदर देखी गई है। पहला प्लांट फंजाई है जिसके अंदर काइटिन की उपस्थिति देखी जा रही है, ठीक है ना। कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो ऊमाइसीड्स के कुछ मेंबर्स हैं, ये भी एक क्लोरोफिलस कंडीशन में होते हैं। लोअर फंजाई इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? लोअर फंजाई। ये आपने नाम नहीं सुना होगा, ये आप जान लीजिए कि क्या होते हैं लोअर फंजाई। इसके अंदर फंगल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ फंगल कैरेक्टर होते हैं तो कुछ एल्गी के कैरेक्टर होते हैं, लेकिन ये भी एक क्लोरोफिलस है। और यह जो है जनरली जो है डिजीज़ काज करते हैं, ये बीमारी काज करते हैं, इनको भी जानना आवश्यक है। ये ऊमाइसीड्स क्या होते हैं? तो ऊमाइसीड्स को देखिए, एक ग्रुप ऑफ फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि फंजाई की तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये जो है जनरली यूमाइकोटा या ऊमाइसीड्स के अंदर जो है प्लेस किए जाते हैं और इसको हम कहते हैं लोअर फंजाई। 1900 से जो है 1990 से जो है इसको हम लोअर फंजाई के रूप में रिगार्ड कर रहे हैं। आगे बात करें तो मेजॉरिटी हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ ग्लूकेंस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलुलोज, यानी कि इसका जो सेल वॉल होता है वो ग्लूकेंस का बना होता है और उसमें जो सेलुलोज की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। बट काइटिन की उपस्थिति यहाँ पे नहीं देखी जाती। तो काइटिन की अनुपस्थिति के कारण जो है यह फंजाई से, ऊमाइसीड्स के जो मेंबर होते हैं वो फंजाई से जो है वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट कर दिए जाते हैं, यानी कि अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। दूसरी एक चीज़ और भी है कि तीसरा पॉइंट बिंदु अगर समझ जाएं आप तो आप इस ऊमाइसीड्स को समझ जाएंगे। तो ऊमाइसीड्स को रिगार्ड किया जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रोमिस्टा, ठीक है, या इसको जो है क्रोमिस्टा के मेंबर के रूप में जो है हम रिगार्ड कर रहे हैं, फंजाई के रूप में नहीं। बट कंटिन्यूज टू बी डिस्कस विथ फंजाई, लेकिन इसको जो है फंजाई के साथ डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुत सारी सिमिलरिटीज़ जो है वो फंजाई के साथ जो है शो करता है, इसलिए इसको ऊमाइसीड्स के जो मेंबर हैं उनको हम किसके साथ डिस्कस करते हैं? तो फंजाई के साथ। तो ये सारा, अगर इसमें आप नोट्स की बात करते हैं तो ये जो है मैं आपको इसको भिजवा दूंगा, ये इसी फॉर्म में जो है आपके पास पहुंच जाएगा। इसमें नोट्स की ज़रूरत आपको बहुत नहीं होगी, आप इससे जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है कॉपी कर लेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये थोड़ा सा लेंदी होगा, उसके पीछे कारण ये है कि आप इसको जानना, आप बस बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनिए और समझिए। अगर ध्यान से सुन और समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर उनको जो है राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपको यहाँ पे समझना बहुत आवश्यक है कि क्या जनरल कैरेक्टर है, कौन कौन से कैरेक्टर्स के आधार पर कैसे हम इन प्लांट्स को जो है अलग कर पाएंगे या पहचान पाएंगे। तो अगर हैबिट की बात करें, हैबिट का मतलब ये कि कहाँ पे पाया जाता है, इसकी वासस्थान क्या होती है, कहाँ पे इसकी उपस्थिति होती है, किस तरह के होते हैं। तो हैबिट की अगर बात करें तो देखिए कि मोस्ट ऑफ द आर मोर देन 1 लाख नॉन फंजाई स्पीसीज आर स्ट्रिक्टली सेप्रोफाइट्स, यानी कि 1 लाख के आसपास जो है फंगल स्पीसीज अभी तक ज्ञात हैं जो किस तरह के हैं? सेप्रोफाइट्स नेचर के हैं, यानी कि ये जो है डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स पे जो है
अपने लिविंग अपने जो अपना जो लाइफ साइकिल होता है उसको डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, यानी कि मृत जो है जीव जंतुओं के जो मृत सड़े गले पदार्थ हैं उसके ऊपर जो है अपना जीवन यापन करता है, अपनी लाइफ साइकिल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। आगे अगर बात करें तो अबाउट 50 स्पीसीज काज डिजीज इन ह्यूमन, यानी कि इसमें से जो है जो 1 लाख के आसपास जो फंगस आपको देखने को मिल रहे हैं, इस 1 लाख फंगस में से अगर आप ध्यान दें तो 50 के आसपास जो है ह्यूमंस के अंदर डिजीज, एनिमल्स के अंदर डिजीज़ का, सॉरी मनुष्यों के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, और 50 के आसपास जो ऐसे फंगस हैं जो एनिमल के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। यानी कि ये पूछा जाए कि कितने ऐसे फंगस हैं जो ह्यूमन के अंदर डिजीज़ काज करते हैं तो उनकी भी संख्या लगभग 50 है, और ये पूछा जाए कि कितने एनिमल के अंदर डिजीज़ काज करते हैं तो उनकी भी संख्या लगभग 50 है। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स के ऊपर कितने फंगस जो है वो डिजीज़ काज करते हैं तो इनकी संख्या जो है लगभग 10,000 हो जाएगी। फंगस के ऊपर जो है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, लगभग 10,000। तो ये ध्यान रखिएगा कि 50 जो है ह्यूमन के ऊपर, 50 जो है एनिमल के ऊपर, और 10,000 के आसपास फंजाई जो है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर डिजीज काज करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ऑल प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय सम काइंड्स ऑफ फंजाई एंड ईच ऑफ द पैरासिटिक फंगस कैन अटैक वन आर मोर काइंड ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ तरह के फंगस के द्वारा जो है वो अटैक, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है तो उस पर कई तरह के फंगस जो है अटैक कर सकते हैं, या एक ही फंगस जो है कई प्लांट पे अटैक कर सकता है। ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक फंगस, जैसे मान लीजिए कि एक फंगस है, ठीक, और ये एक होस्ट है, ठीक, तो ये होस्ट जो है इस होस्ट को, ये फंगस जो है इस होस्ट पे भी अटैक कर सकता है, इस होस्ट पे भी अटैक कर सकता है, या बहुत सारे फंगस हैं तो ये जो है बहुत सारे फंगस जो है सिर्फ एक होस्ट पे भी जो है अटैक कर सकते हैं। तो ये आपको समझ लेना होगा कि एक फंगस जो है एक फंगस जो है बहुत सारे होस्ट पे यानी बहुत सारे प्लांट्स पे अटैक कर सकता है, या एक प्लांट जो है बहुत सारे फंगस के द्वारा जो है अटैक, दोनों सेम चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए आगे आप पढ़िए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सम फंजाई like those causing rust, smut, powdery mildews and downy mildews can grow and multiply on their host plant during their entire life and therefore called as obligate parasite or biotraps। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब, पैरासाइट्स का मतलब ध्यान दीजिए, पैरासाइट वे प्लांट होते हैं। अब यहाँ पे पहले आपको समझने की जरूरत है पैरासाइट क्या होते हैं। वैसे आप जानते होंगे लेकिन मैं फिर से आपको बता दूँ कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स जो है वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो है निवास करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो है रहते हैं, और अपनी लाइफ साइकिल को यानी कि अपने पूरे जीवन को जो है इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वह कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फंगस है जो किसी होस्ट प्लांट पे जो है आक्रमण करता है या अटैक करता है, अटैक करने के बाद जो है उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद इस्टेब्लिश होगा, इस्टेब्लिशमेंट के बाद उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आएगी। तो पेनिट्रेशन से, सॉरी, अटैक करने से लेकर के या इन्वेजन से लेकर के, पहुंचने से, इनाकुलेशन से लेकर के और रिप्रोडक्शन तक की प्रक्रिया को यह जो है लिविंग प्लांट के ऊपर ही जो है अगर कंप्लीट कर रहा है तो इस तरह के इस तरह के ऑर्गेनिज्म को या इस तरह के जो माइक्रोब्स हैं इनको हम कह देंगे क्या, पैरासाइट, ठीक है। जैसे अब पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एक इक्टोपैरासाइट होता है और एक इंडोपैरासाइट होता है। इक्टोपैरासाइट हो गया, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट, यानी कि इक्टोपैरासाइट जो है प्लांट के या एनिमल के ऊपर रहेगा। जैसे हम लोग के आप लोग जानते होंगे जैसे जू होता है, जू जैसे जो लोगों के सरों में रहता है तो वो जो है इक्टोपैरासाइट है। और अगर इंडोपैरासाइट की बात करें तो बहुत सारी एल्गीज, बहुत सारी फंजाइज जो हैं वह जो है एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, या बैक्टीरिया जो है वो एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं, तो वो जो पैरासाइट होगी वो इंडोपैरासाइट। तो अगर बाहर हैं तो इक्टोपैरासाइट और अंदर हैं तो इंडोपैरासाइट। पैरासाइट के साथ एक कंफर्म एक चीज़ ये जान लीजिए कि पैरासाइट जो है कभी भी जो है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होगा। और वहीं अगर हम सेप्रोफाइट्स की बात करते हैं तो सेप्रोफाइट्स जो है अपनी लाइफ को कंप्लीट करेगा डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स पे, यानी कि किसी एनिमल या प्लांट के सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ पे जो है अपने लाइफ को कंप्लीट करेगा। तो ये दो चीज़ें हैं, एक हुई पैरासाइट और दूसरी हो गई क्या हो गई, सेप्रोफाइट। पैरासाइट जो है लिविंग पे और सेप्रोफाइट जो है नॉन लिविंग पे, यानी डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स पे। पैरासाइट दो तरह की, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट।
आगे अभी इसके और भी टर्म्स मैं बताऊंगा, फिलहाल ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि ये स्ट्रिक्टली जो है यह लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही अपने जीवन को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही अपने जीवन को कंप्लीट करेगा, तो इस तरह के को पैरासाइट को कह देंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट, और इसको कह देंगे हम बायोट्राफ। ऑब्लिगेट पैरासाइट को दूसरे नाम से हम जो है बायोट्राफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कहता है कि फंजाई लाइक वेंटूरिया इन एक्वेलिस द एप्पल स्कैब फंगस, यानी कि एप्पल स्कैब फंगस है, पासेस ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन द होस्ट एज पैरासाइट and a part of dead tissues of the same host on the ground as saprophytes in under to complete their life cycle in nature and therefore called hemibiotraphs. hemibiotraphs का मतलब ये है कि यह जो है, हेमी का मतलब ये हो गया कि पार्शियली, बायोट्राफ का मतलब आपको पता है कि बायोट्राफ इज इक्वल टू ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि बायोट्राफ ऑब्लिगेट पैरासाइट एक ही। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है वे पैरासाइट है जो अपने लाइफ साइकिल को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हेमी बायोट्राफ शब्द दे दिया गया, तो हेमी बायोट्राफ का शब्द का मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एप्पल स्कैब डिजीज़ के लिए रिस्पांसिबल जो फंगस है यह फंगस कुछ समय तक जो है लिविंग कंडीशन पे, यानी कि एप्पल के ऊपर जो है उस फ्रूट के ऊपर जो है अपने लाइफ को कंप्लीट करता है, फिर कुछ समय बाद जब वो फ्रूट जो है सड़ गल के नीचे गिरता है तो उसके ऊपर अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। यानी कि लाइफ का कुछ पार्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर और कुछ जो है डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर। तो इस तरह के सिचुएशंस को हम कह लेंगे क्या, हेमी बायोट्राफ। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो हेमी बायोट्राफ कंडीशन बना है यह एक भी प्लांट के लिविंग और डेड सेल्स की बात यहाँ पे की गई है, दो अलग अलग प्लांट के लिविंग और डेड सेल्स की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन आता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ये समझने की चीज़ है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, ठीक है, क्या होते हैं इसको देखिए। फैकल्टेटिव का मतलब विकल्पी, अगर विकल्प है तो ये सैप्रोफाइट है, नहीं विकल्प है तो ये पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात है तो देखिए फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स जनरली गो पैरासिटिकली। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स जो ऐसे होते हैं कि ये पहले पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि पहले जो है पैरासिटिक फॉर्म पे होंगे ऑन होस्ट टू बी कंटिन्यूड एंड लाइव, यानी कि होस्ट के ऊपर ये ग्रो करेंगे और कंटिन्यूस फॉर्म में आएंगे। एंड मल्टीप्लाई ऑन डेड टिश्यूज ऑफ द होस्ट, और मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी, तो डेड टिश्यूज पे। यानी कि अगर लिखे देखिए यहाँ पे याद कैसे आप करेंगे, कैसे कंफ्यूज नहीं होगा। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट लिखा है तो पहले ये पैरासाइट होगा और उसके बाद क्या होगा, सैप्रोफाइट होगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे फैकल्टेटिव पैरासाइट लिखा है तो पहले यह सैप्रोफाइट होगा और बाद में क्या हो जाएगा, पैरासाइट होगी। यानी कि पहले ये लाइव करेगा, डेवलप करेगा किसके ऊपर, डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स में। मैं बात कर रहा हूँ फैकल्टेटिव पैरासाइट की, तो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स पे पहले डेवलप करेगा, बाद में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए चला जाएगा किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कह देंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। और यहाँ फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट में देखिए कि पहले ये डेवलप करेगा किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए, और बाद में जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अपने रिप्रोडक्शन के लिए जो है डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स पे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चीज़ें होंगी, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। आगे हम बढ़ते हैं, तो अब ये ध्यान रखना कि इसकी मॉर्फोलॉजी दिखता कैसा, ये तो बात थी इसकी पाए जाने की कि कहाँ ये पाया जाता है, कितने तरह के हैं, कितने ह्यूमन पे काज करते हैं डिजीज़, कितने प्लांट पे काज करते हैं, कितने एनिमल पे काज करते हैं, कौन कौन से होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, बायोट्राफ क्या होता है, हेमी बायोट्राफ क्या होता है। ये कुछ टर्म्स थे जिसको मैंने आपको बताया। आगे अगर हम बात करें ये दिखता कैसा है, मॉर्फोलॉजी में हमको ये जानना कि ये दिखता कैसा, अगर बिना देखे आप अगर उसके आकारकी के बारे में नहीं जानते किस तरह से दिखता है, तब तक आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी है, इसकी आकारकी कैसा दिखता है। तो इसमें एक स्ट्रक्चर होता है माइसीलियम, और माइसीलियम जो है एक फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी। जैसे ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया, ये स्ट्रक्चर जो है इसके माइसीलियम की है, ठीक है ना। अब हाइफा किसको कहेंगे, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है माइसीलियम हो गया। और हाइफा किसको कहेंगे, इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ माइसीलियम, यानी कि ये ब्रांच जो है यह हाइफा हो गया, यह हो गई माइसीलियम। ये पूरे की पूरे स्ट्रक्चर क्या हो गया, माइसीलियम, और ये जो एक इंडिविजुअल ब्रांच जो है वो क्या हो गई, हाइफा। आप ध्यान दीजिए कि माइसीलियम ए फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी,
माइसीलियम के बारे में लिखा गया है कि फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी है, और हाइफा के बारे में लिखा है प्लूरल जो है इसकी फॉर्म हाइफी होती है। हाइफा और हाइफी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल का मामला है यहाँ पे। तो हाइफी क्या होगा कि इंडिविजुअल ब्रांच ऑफ माइसीलियम विच आर जनरली यूनिफॉर्म इन थिकनेस। एक इंडिविजुअल ब्रांच होती है माइसीलियम की जो एक समान होती है थिकनेस में, एक समान थिकनेस में होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है 2 to 10 मिली माइक्रॉन डायमीटर की होती है। यानी कि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है इसके माइसीलियम का, वह 2 से लेकर के 10 मिली माइक्रॉन तक होता है। आगे देखिए, द हाइफी में भी सेप्टेट आर एसेप्टेट। अब ये जो हाइफी है, ये जो हाइफी बनी हुई है, यह सेप्टेट भी हो सकती है, यानी कि इसके अंदर इस तरह से कंपार्टमेंट पाए जा सकते हैं, क्रॉस वाल का फॉर्मेशन होगा। और कभी कभी सिचुएशन ये भी होता है कि इसके मैंने आपको बताया कि ये जो है ये कैसे हो सकते हैं, तो सेप्टेट या नॉन सेप्टेट। तो कभी कभी क्रॉस वाल का फॉर्मेशन होता है और कभी कभी ये क्रॉस वाल का फॉर्मेशन जो है नहीं होता, यानी कि ये क्रॉस वाल जो है क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन जब क्रॉस वाल नहीं पाया जाएगा तो इसको हम कह लेंगे क्या, सिनोसाइट्स। यानी कि जब किसी हाइफी के अंदर क्रॉस वाल का फॉर्मेशन न हो, यानी कि नॉन सेप्टेट हो, यानी कि सेप्टा का फॉर्मेशन न हो, तो इस तरह के हाइफी को हम कह देंगे सिनोसाइट। क्या कह देंगे, सिनोसाइट। तो इस तरह के हाइफी को हम कह देंगे क्या, सिनोसाइट। इस तरह के हाइफी को हम कह देंगे सिनोसाइट। और क्रॉस वाल होगा तो ये सिनोसाइट नहीं होगा, क्रॉस वाल नहीं है तो सिनोसाइट होगा, ध्यान रखना है। अब देखिए सेप्टेट हाइफी की बात की जा रही है, तो सेप्टेट हाइफी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस वाल का फॉर्मेशन होगा। और इस क्रॉस वाल के अंदर एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये परफोरेशंस पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये क्रॉस वाल एकदम कंटिन्यूस नहीं होता, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, परफोरेशंस पाई जाती हैं। और इस परफोरेशंस के फलस्वरूप क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा परफोरेशंस पाई जाती हैं, बात इसकी कर रहे थे। और परफोरेशंस में जो है क्या होगा कि जो इसका न्यूक्लियस होगा भी जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर सेल साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, तो जब परफोरेशन पाए जाएंगे तो कभी भी जो है इसका न्यूक्लियस या इसका सेल साइटोप्लाज्म जो है दूसरे सेल में, और दूसरे का सेल साइटोप्लाज्म जो है दूसरे सेल में जो है ये चला जाएगा, तो इसलिए परफोरेशंस पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि सोनिस्टिक हाइफी द सेप्टेट आर नॉन सेप्टेट हाइफी की बात हम कर रहे थे। तो सेप्टेट हाइफी द हाइफी हैव सेप्टा हैविंग परफोरेशंस थ्रू विच साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड्स कंटिन्यूइंग न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म की स्ट्रैंड्स ऑब्लिक कंटिन्यूइंग न्यूक्लियाई कैन माइग्रेट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। यानी कि परफोरेशंस के कारण जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है एक सेल से जो है दूसरे सेल तक माइग्रेट कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक डॉलीपोर सेप्टम इज फॉर्म इन सर्टेन बेसिडियोमाइसीट्स। तो ये जो डॉलीपोर सेप्टम का जो फॉर्मेशन होता है ये बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर होता है। और ये कैसा होता है, तो देखिए ये जैसे कि मान लीजिए कि ये सेल है और इसके अंदर जो है ये सेल वॉल जो बन रहा है, ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये माइसीलियम है पूरा का पूरा, और ये जो है इस तरह से सेप्टम बनेंगे आपके, इस तरह से ये जो है जो सेप्टम बनेंगे इसमें जो है इस तरह के ट्यूबुलर या बल्बस स्ट्रक्चर, बल्ब के समान स्ट्रक्चर जो है पाया जाएगा। और इस तरह का जब सेप्टम फॉर्म होगा तो इस तरह के सेप्टम को हम कहेंगे क्या, डॉलीपोर सेप्टम। और यहाँ पे एक परफोरेशन या छिद्र होगी जिससे इसका कंटेंट जो है दूसरे में, इसका कंटेंट जो है दूसरे में वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो इस तरह से हुक लाइक बल्ब के समान या जो है स्वेलन स्ट्रक्चर जो है, स्वेलन दो जो है कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन, दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, उसके थ्रू कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन जो होता है उस तरह के सेप्टम को हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टम। और डॉलीपोर सेप्टम जो किस में पाया जाता है, बेसिडियोमाइसीट्स में। आगे अगर हम ध्यान दें तो डायमीटर ऑफ हाइफी में बी नैरो एज 0.5 म्यूएम एंड एज वाइड 100 म्यूएम। यानी कि अगर डायमीटर, हम एक हाइफी के डायमीटर की बात करें, इस डायमीटर की बात करें तो ये 0.5 म्यूएम से लेकर के 100 म्यूएम तक हो सकता है। यानी कि 0.5 मिली माइक्रॉन से लेकर के 100 मिली माइक्रॉन तक इसका डायमीटर हो सकता है। आगे बात की जाए, द वेजिटेटिव थैलस में बी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल आर इवन बी नेकेड
अमीबॉयड मल्टीन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियल मास विदाउट सेल वॉल आर सिस्टम ऑफ स्टेंट्स वेरीफाइंग डायमीटर एंड साइज। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये जो बात करते हैं कि वेजिटेटिव थैलस का फॉर्मेशन किस तरह के थैलस हो सकते हैं, तो ये कैसे जो है वेजिटेटिव थैलस की हम बात कर रहे थे, तो कैसे हो सकते हैं ये, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये इस तरह से एक यूनिसेलर, देखिए कोई भी थैलस होगा वो यूनिसेलर कंडीशन में हो सकता है, मल्टीसेलर कंडीशन में। अगर यूनिसेलर कंडीशन में है तो कभी कभी वो अमीबॉयड सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म अमीबॉयड सेल्स का फॉर्मेशन तभी कर पाता है जब उसके ऊपर स्ट्रिक्ट या कन्फर्म सेल वॉल नहीं होगी, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो डेड स्ट्रक्चर होती है किसी भी प्लांट के अंदर, और डेड स्ट्रक्चर होने के कारण जो है वह जो उसका जो आकार होता है वो निश्चित हो जाता है। तो ये जो है अमीबॉयड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, इसका मतलब कि इसके ऊपर सेल वॉल की उपस्थिति नहीं देखी जाएगी। और कुछ में देखिए कि कुछ में जो है वेरियस काइंड्स के हो सकते हैं, कुछ जो है अब कौन कौन से काइंड, जैसे अगर मान लीजिए मल्टी सेलर स्ट्रक्चर है, यूनिसेलर है तो है, वो तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मल्टी सेलर स्ट्रक्चर है तो किस किस तरह का हो सकता है, तो राइजोमार्फ का फॉर्मेशन कर सकता है। देखिए यहाँ पे राइजोमार्फ का फॉर्मेशन कर सकता है, और राइजोमार्फ के फॉर्मेशन में क्या होगा, राइजोमार्फ का फॉर्मेशन कर सकता है, और राइजोमार्फ के फॉर्मेशन में क्या होगा, बैठो बताते हैं। राइजोमार्फ का फॉर्मेशन करेगा, और राइजोमार्फ के फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये रूट लाइक एग्रीगेशन, जैसे मान लीजिए कि ये है तो इस तरह से जो है एक रूट लाइक एग्रीगेशन फॉर्म करेगा, और इसको हम कह देंगे राइजोमार्फ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये स्ट्रोमा का फॉर्मेशन करता है, स्क्लोरोशियम का फॉर्मेशन करता है, और स्क्लोरोशियम जो है हार्ड राउंडिस एमार्फस स्ट्रक्चर, आप देखेंगे बहुत सारे फंजाई में इस तरह से जो है इस तरह से एक जो है राउंडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कह देते हैं स्क्लोरोशियम। तो इस तरह से स्क्लोरोशियम का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हम बात करें तो स्ट्रोमा का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रोमा का फॉर्मेशन जो है कुछ जो ऐसे फंगस होते हैं जो मैट लाइक इस तरह से, जैसे माइसीलियम है तो एक दूसरे से जो है गुथ करके जो है मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कह देंगे क्या, स्ट्रोमा। देखिए आगे अगर बात करें तो राइजोमार्फ एंड स्क्लोरोसिया हेल्प द फंगस टू सर्वाइव। देखिए राइजोमार्फ और स्क्लोरोसिया का फ़ायदा क्या है, तो राइजोमार्फ और स्क्लोरोसिया का फ़ायदा ये है कि यह जो है फंगस को एक साल से दूसरे साल, यानी कि एक साल जब डेवलप होता है एक सीजन से लेकर के दूसरे सीजन तक जो है कंटिन्यू करने का काम करते हैं। कभी कभी फंगस में देखेंगे तो इस तरह के जो है कुछ स्यूडोपेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और यह जो है स्यूडोपेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये सेल्स लगते हैं पेरेन्काइमा के सेल्स से, जबकि ये होते फंगल सेल्स हैं, और बनाते हैं जो है इस तरह से पेरेन्काइमेटस टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये सेव करते हैं इस तरह से, इसलिए इसको कहा जाता है स्यूडोपेरेन्काइमेटस। और इसी तरह से जो है प्रोसेनकाइमा लाइक सेल्स का जो है लेक्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हाइफी का बनाते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसेनकाइमा। तो इस तरह से कुछ जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये करते हैं, जिसमें आपका जो है राइजोमार्फ है, स्क्लोरोशियम है, स्ट्रोमा है, स्यूडोपेरेन्काइमा है और प्रोसेनकाइमा है। ठीक, और फर्दर जो है फंगल सेल स्ट्रक्चर देखना है और सेल साइकिल वगैरह देखना है तो इसके संबंध में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।